नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के साथ बगैर बुक्स और बगैर रिपोर्ट्स के, बगैर कागज के मैं चर्चा करता हूं। 1 घंटा डिबेट कर लो, शर्त सिर्फ एक है कि लाइव प्रोग्राम होना चाहिए, एडिटेड नहीं होना चाहिए। लाइव ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, एडिटेड नहीं होना चाहिए। एक तरफ विजय मानकर रहेगा, एक तरफ नरेंद्र मोदी रहेंगे, एक तरफ राहुल गांधी रहेगा। रमन सिंह को तो ये बुलाने की जरूरत ही नहीं है। तो रमन सिंह को जो है ये लोग देख लेंगे, ये जो अर्जुन सिंह ठाकुर है और ये सब हमारी जो टीम है वो देख लेंगे, उसको लाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो जोड़ी है ना छत्तीसगढ़ और आपकी मध्य प्रदेश की, तो ये 2 बड़े नमूने चीफ मिनिस्टर है। अभी मैं होशंगाबाद जिले से आया, मध्य प्रदेश से। 3 दिन पहले मैं होशंगाबाद जिले में था, तो वहां मुझे पता चला कि एक नमूना इन्होंने दिया है मध्य प्रदेश में। तो वो नमूना है, तो मुझे पता चला मध्य प्रदेश में कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो घोषणाबाज मुख्यमंत्री है। कौन सा मुख्यमंत्री है? घोषणाबाज मुख्यमंत्री। हर घोषणा करता है, इंप्लीमेंट कुछ नहीं करता है। कहा कि हम संविदा वालों को परमानेंट करेंगे, नहीं किया। पंचायत के टीचर्स को हम जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नहीं किया। किसानों के लिए हम स्पेशल पॉलिसी बनाएंगे, नहीं किया। SC/ST का बैकलॉग इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं किया। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर घोषणाबाज चीफ मिनिस्टर है। और मैं आपके छत्तीसगढ़ के येदुरप्पा यानी रमन सिंह, जिनका येदुरप्पा होने वाला है छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो उनको मैं सबसे बड़ा मूर्ख मुख्यमंत्री मानता हूं। इसलिए मूर्ख मुख्यमंत्री मानता हूं, मैं आने वाला हूं। इसलिए आने वाला हूं क्योंकि आज मुझे मौका है। आज पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है और आज तो हमारा दिन है। 19 तारीख हमारा दिन है। कल तक आपका दिन था, आज हमारा दिन है। इसलिए आज छोड़ूंगा नहीं। आज RSS बीजेपी वालों को नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों को पूरा डिटेल में जो है आज एक्सपोज करूंगा। इसलिए मैं इसको मूर्ख मुख्यमंत्री कह रहा हूं, इसलिए मैं इसको फ्रॉड मुख्यमंत्री कह रहा हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ ये भारत का दूसरा सबसे अमीर राज्य है। छत्तीसगढ़ ये भारत का दूसरा सबसे अमीर राज्य है। पहला सबसे अमीर राज्य झारखंड है, दूसरा सबसे अमीर राज्य छत्तीसगढ़ है। अगर आप इंक्लूसिव वेल्थ इंडेक्स को देखेंगे तो भारत का कैलकुलेशन हुआ कि भारत में कितनी संपत्ति है, तो उसमें नेचुरल वेल्थ ऑफ इंडिया को यदि आप देखेंगे तो नंबर 1 पर झारखंड है, नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ है। लेकिन छत्तीसगढ़ का बजट केवल 86,000 करोड़ का है। छत्तीसगढ़ का बजट केवल 86,000 करोड़ का है। और मेरा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा टैक्सेशन का फ्रॉड है। बहुत बड़ा टैक्सेशन का फ्रॉड है। क्या टैक्सेशन का फ्रॉड है? कि जब छत्तीसगढ़ दूसरा सबसे मिनरल रिच स्टेट है, when it is the second most richest state of India, then I feel that the taxes or the royalty from the minerals should be the largest in the country. यानी जो रॉयल्टी टैक्सेस से आने वाली है, जो मिनरल से रॉयल्टी आने वाली है, वो सबसे ज्यादा होना चाहिए झारखंड के बाद में। और मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ का बजट यदि मेरे दिशा निर्देश में बनाया जाए, यदि मेरे दिशा निर्देश में बनाया जाए छत्तीसगढ़ का बजट, आप ही लोग बनाएंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार जब बनेगी हमारे लोगों की, तो आप लोग इसका बजट बनाएंगे। लेकिन मैं दावे से कहता हूं, जहां रमन सिंह सरकार ने 86,000 करोड़ का बजट बनाया, मैं अगर आपकी गवर्नमेंट को गाइड कर लूं तो आज 1.25 लाख करोड़ का बजट हो सकता है। आज 1.25 लाख करोड़ का बजट हो सकता है, कल वो बढ़ेगा। अब मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि 86,000 करोड़ में 20,000 करोड़ रुपया SC/ST सब प्लान में दिया। केंद्रीय बजट में 24,42,000 के बजट में 1,05,000 करोड़ रुपया SC/ST सब प्लान को दिया। जो DT&T है, जो भटके विमुक्त है, बंजारा, कैकाड़ी, वड्डर, गाड़ी लोहार, जो भारत की 5% आबादी है, उसको 1310 करोड़ रुपया दिया। OBC को केवल 872 करोड़ दिया। माइनॉरिटीज को 7,000 करोड़ के ऊपर बजट दिया यूनियन बजट में। और मेरे पास में आपके छत्तीसगढ़ का बजट रखा हुआ है, बैग में रखा हुआ है, लेकिन मैं आज उसको निकाल नहीं रहा हूं क्योंकि आज बगैर आपके कागज के इनकी धुलाई करने का दिल हो रहा है। लेकिन मेरे पास में बैग में बजट है। मैं
रमन सिंह की गवर्नमेंट को पूछ रहा हूं, जितने रमन सिंह के मिनिस्टर हैं, अग्रवाल, पांडे, क्या मिश्रा नहीं जाने, और जितने आपके अधिकारी रायपुर के अंदर बैठे हुए हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे जरा बजट खोल के बता दो कि आपने इस छत्तीसगढ़ के ओबीसी को कितना पैसा दिया। आप मुझे बजट खोल के बता दो, आप मुझे बजट खोल के बता दो कि आपने छत्तीसगढ़ के बजट में ओबीसी को कितना पैसा दिया। मेरे लिहाज से आपके बजट के एंट्री में स्कॉलरशिप को छोड़कर ओबीसी के लिए 1 रुपया नहीं है। आपके ही बजट के एंट्री से मैं बोल रहा हूं, या आपने कोई डुप्लीकेट बजट और बनाया होगा, जैसा बनिया डबल बही खाता लिखता था, वैसे अगर डुप्लीकेट अगर बजट होगा तो फिर मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आपके बजट के हिसाब से इस छत्तीसगढ़ के अंदर में आपने ओबीसी को कुछ भी पैसा एलोकेट नहीं किया, स्कॉलरशिप्स ऑफ द स्टूडेंट्स के अलावा। बाकी सोशल वेलफेयर में आपने किया होगा, लेकिन एक्सक्लूसिव जैसे SC ST का बजट होता है सब प्लान का, वैसे आपने कोई एलोकेट नहीं किया। तो ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत के अंदर आज भी जनरल कैटेगरी के पास, जो जनरल कैटेगरी 15 से 20% से ज्यादा इस देश में नहीं है, उनके पास आज भी ओबीसी के मुकाबले में 1.6 टाइम्स वेल्थ ज्यादा है। यानी ओबीसी के पास यदि 100 रुपया है तो जनरल कैटेगरी के पास 160 रुपया है आज भी। और अगर मैं एग्रेरियन डिस्ट्रेस की बात करूं, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की बात करूं, जिसको कांग्रेस ने भी इंप्लीमेंट नहीं किया, बीजेपी ने भी इंप्लीमेंट नहीं किया, तो स्वामीनाथन कमेटी ने अपने बहुत सारे जो रिकमेंडेशंस दिए हैं, उन रिकमेंडेशंस में उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर में एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसके रिकमेंडेशंस दिए हैं। उन रिकमेंडेशंस में स्वामीनाथन कमेटी ने जहां भूमि सुधारों की बात कही है, वही एग्रीकल्चरल क्रेडिट की भी बात कही है। यानी किसानों को जो लो क्रेडिट है, 4% के ऊपर जो क्रेडिट है, या उनकी कर्जा माफी है, ये तमाम चीजों के ऊपर में भी बहुत सारे रिकमेंडेशन स्वामीनाथन कमेटी ने दिए हैं। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि आज 9,500 लोग ऐसे हैं, 9,500 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर 1,11,000 रुपए बैंक का एनपीए है। 1,11,000 करोड़ रुपया बैंक का एनपीए केवल 9,500 उद्योगपति के ऊपर है। लेकिन जो भारत का जो किसान है, जो मोस्टली ओबीसी भारत का किसान है, थोड़ा शेड्यूल ट्राइब भी है, जनरल कैटेगरी भी होगा, उसके ऊपर केवल 11,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। 11,000 करोड़ रुपए का कर्जा है किसानों के ऊपर। उद्योगपतियों के ऊपर 1,11,000 का आज कर्जा है। अगर आप जितना बैंक लोन्स है अगर उसको आप एनालिसिस करेंगे तो 73% बैंक लोन्स ये इंडस्ट्रीज और कंपनीज को दिया गया, और केवल 9% बैंक लोन्स ये किसानों को दिया गया। लेकिन भारत के अंदर 11,000 करोड़ रुपए का जो आज क्रेडिट है, एक किसान के ऊपर 3.5 लाख का एवरेज लोन है भारत के अंदर में, लेकिन उसको ये गवर्नमेंट माफ नहीं कर सकती है। लेकिन आज तक जब 2001 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीए का डेटा जब 2014 से डिक्लेयर करना चालू किया, मेरे कोशिश के बाद, बहुत सारे लोगों को यह मालूम नहीं कि मैंने भारत में बहुत बड़े बड़े काम किए, उनको मैं बताऊंगा आप लोगों को धीरे धीरे। लेकिन 2014 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नॉट रेडी टू डिक्लेयर द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ द बैंक्स ऑफ इंडिया। बट 2014 में अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जब बनी और उसके बाद जब मैंने कोशिश की, उसके बाद आरबीआई ने डेटा डिक्लेयर किया, और आज तक 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा एनपीए बैंक का पैसा भारत में उद्योगपतियों ने डुबा दिया। 11 लाख करोड़ रुपए का जो लोन है वो भारत के उद्योगपतियों ने डुबा दिया। वो डेटा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। शायद अभी 11.5 लाख हो गया होगा, 12 लाख हो गया होगा, अगर मैं कल तक का डेटा यदि देखता हूं तो। भारत के अंदर 2007 से लेकर पिछले साल तक, इस यूनियन बजट तक 50 लाख करोड़ रुपया भारत के बजट से, टैक्सेस से उद्योगपतियों को माफ किया गया। और भारत के अंदर में जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसका प्रतिशत केवल 33% है।
साउथ अफ्रीका में डायरेक्ट टैक्सेस का प्रतिशत 50% है। हमारा टैक्स जीडीपी रेशो, यानी जितना हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, उस सकल घरेलू उत्पाद का जितना प्रतिशत टैक्सेस आना चाहिए वो केवल 17% है, जबकि साउथ अफ्रीका में यह प्रतिशत 33% से ज्यादा है। जितनी डेवलपिंग कंट्रीज है सब में लगभग 27%, 30%, 33% इतना ये जीडीपी का टैक्स रेशो है। लेकिन भारत के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट ने और बीजेपी के गवर्नमेंट ने पिछले 1991 से आगे इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज को जो है वो डेवलप किया कि भारत में 1% लोगों के पास 60% संपत्ति को ट्रांसफर किया गया, और जो इस देश का ओबीसी है, जो इस देश का शेड्यूल्ड कास्ट है, जो इस देश का माइनॉरिटीज है, जो इस देश का ट्राइब्स है, वो जो है आज एब्जेक्ट पॉवर्टी में है, इनइक्वालिटी में जी रहा है।